सो व्हाट आर सिमिलर फिगर्स? ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे व्हाट वी से एज सिमिलर फिगर्स, कौन सी होती है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका आप और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, योर पासपोर्ट साइज पिक सेम है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आपकी एक्चुअल फेस की डायमेंशंस श्रिंक होके उस छोटी सी पिक्चर में आ गई है। और इससे भी अच्छा एग्जांपल है, किसी पिक्चर को आजकल हम क्या करते हैं, जूम इन जूम आउट। जैसे मैंने इसको वही सेम वर्ड बड़ा लिख दिया, ठीक है, छोटा किया, वही सेम वर्ड छोटा हो गया एज कंपेयर टू द होल फिगर। तो जब हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो वो भी एक तरह से सिमिलैरिटी है। तो जिसमें क्या होता है कि पिक्चर की ना जो मेजरमेंट्स है वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाती है। ठीक है, मेजरमेंट्स डायमेंशंस कम हो जाती है, लेकिन उनकी एक्चुअल जो शेप है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो किसी का अगर नोज शार्प है, अगर किसी ने स्पेक्स पहनी हुई है और वो राउंड स्पेक्स है, स्क्वायर स्पेक्स नहीं है, राउंड है, तो आपकी पिक्चर में भी वो राउंड आएंगी। अब वो क्या होगा, आपका अगर फेस छोटा हुआ है तो आपकी स्पेक्स भी प्रोपोर्शनेटली उतनी ही छोटी हो जाएंगी। ये नहीं होगा कि वो अगर स्पेक्स आपकी एक्चुअल में इतनी है तो पिक्चर में कैसे लगेंगी, कि पिक्चर में फेस छोटा हुआ स्पेक्स ऐसी बड़ी बड़ी है, वो सेम नहीं लगेगी, वो भी प्रोपोर्शनेटली छोटी हो जाएंगी। तो उसे हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो किसी भी चीज को हमने छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, से सिमिलर फिगर्स बन गई, और ये फिगर्स ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, इनकी प्लेसमेंट्स कैसे होती है कि अगर मान लो ये हमने स्क्वायर बनाया है, छोटा स्क्वायर बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, सिमिलर है, ओवरलैप नहीं करेगा। बट इस छोटे वाले स्क्वायर को अगर मैं इनलार्ज करती हूँ तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। समझ में आ गया? इसको अगर मैं पकड़कर एनलार्ज करती हूँ इस वाली चीज को, तो क्या होगा, एनलार्ज करती रहूंगी, एक पॉइंट पर आकर ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स आपस में मर्ज कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलर फिगर समझ में आ गया ना कौन सी होती है। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, सिमिलरिटी यूज कहाँ होती है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको यूज हो जाएंगी। तो सिमिलर फिगर्स में दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली बात तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क होता है, राइट। सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, लिखो, सिमिलर figures are not congruent, but congruent figures are similar। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती है, सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। पहली तो यही चीज है, ये आपका ना असर्शन रीजनिंग में एक स्टेटमेंट बनकर आ जाती है। क्लियर होगी बात है? फिर आपकी बुक में पेज 74 में यू विल सी सर्टन फिगर्स आर ड्रॉन। ये भी पढ़ लो, असर्शन रीजनिंग में पता नहीं कहां पे कुछ आ जाए। दो सर्कल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी रेडियस बिल्कुल मैच कर जाएगी। तो किसी भी सर्कल, छोटे वाले सर्कल को ले लो, अगर आप उसको एक पॉइंट पर एनलार्ज करते रहोगे तो वो दूसरे सर्कल पर ओवरलैप कर ही जाएगा, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, दो सर्कल साइड बाय साइड रख लिए, छोटे वाले को एनलार्ज करते रहोगे तो किसी ना किसी पॉइंट पर आकर आप दोनों को ओवरलैप कर सकते हो। होता है ना ये, राइट। तो सिमिलर फिगर्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। कैन आई से ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर? स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं, कोई भी स्क्वायर हो, ऐसे ही सर्कल्स भी सिमिलर होते हैं। लेकिन टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर एवरी टाइम, नॉट ऑलवेज। तो रेक्टेंगल्स आर नॉट ऑलवेज सिमिलर। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो ये ऑलवेज सिमिलर फिगर्स हैं। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। आपको ये ना कहे कि सर्कल और स्क्वायर जो सिमिलर होते हैं, वी टॉकिंग अबाउट द सेम फिगर, ऑब्वियसली हमने ओवरलैप करवाना है। तो सर्कल और स्क्वायर को अब वो कहो कि हम उसकी डायमेंशंस को मोल्ड कर दें, तो अभी कटिंग नहीं अलाउड है, आपको सिर्फ छोटा बड़ा कर सकते हो उसको, कोई मोल्डिंग नहीं अलाउड है। ठीक है, सो दे आर नॉट सिमिलर ऑब्वियसली। जैसे कि ताजमहल और उसके रेप्लिकास बनते हैं ना,
अब जाओगे आगरा तो आपको बहुत सारे वो ताजमहल बना कर देंगे, तो वो उसका रेप्लिका होता है, दे आर सिमिलर फिगर्स। एक्चुअल ताजमहल एंड ऑल द मिनिएचर्स जो बनते हैं, आपकी लीनिंग का, आप वहां जाते हो, सबसे दूसरा वो कौन सा आता है, इटली में कौन सा होता है वो, लीनिंग का पिज्जा है ना, हाँ, है ना, तो उसका भी मिनिएचर्स काफी मिलते हैं, राइट, सो दे आर सिमिलर फिगर्स। अब आ जाते हैं सिमिलर फिगर्स में ना, एक स्केल की बात की जाती है, एक रेशियो की बात की जाती है ना, जैसे हम कहते हैं कि हमें डायमेंशन चाहिए पासपोर्ट साइज में, या किसी पिक्चर वो 4x6 का डायमेंशन में आपको मेंशन करते हैं कि आप 3x4 में बनाते हो, 4x6 में, या 5x6 में बनाते हो, तो हमेशा सिमिलर फिगर्स में एक डायमेंशन होती है, कि अगर एक्चुअल ट्रायंगल में मैंने साइड, किसी एक्चुअल फिगर में मैंने साइड 4 रखी है, मैं क्या करूंगी, मुझे जो ट्रायंगल चाहिए, फिगर चाहिए, उसकी साइड हाफ कर दो, ठीक है, या 3/4 कर दो, या 50% रिड्यूस कर दो, 25% कर दो, 25% रिड्यूस कर दो। तो हमेशा सिमिलर फिगर्स की ना डायमेंशंस में एक प्रोपोर्शन फिक्स होता है, एक रेशियो फिक्स होती है, ठीक है, तो यहां से आएंगे और हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की ही, और रेक्टेंगल्स या क्वाड्रिलेटरल्स की भी हम देख लेंगे, पर दो ट्रायंगल्स या दो हम क्वाड्रिलेटरल्स या फिगर्स को सिमिलर कम मानते हैं। दो जरूरी चीजें देखते हैं, पॉलीगन्स रहते हैं ना, मतलब पॉलीगन्स हम कहेंगे विद सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये नहीं कि एक पेंटागन और हेक्सागन को सिमिलर कर रहे हैं हम दो हेक्सागन्स की बात कर रहे हैं, दो पेंटागन्स की बात कर रहे हैं। हम उसमें क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स का रेशियो नहीं चाहिए, एंगल्स इक्वल चाहिए, जैसे स्क्वायर के एंगल्स 90 सारे 90, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो मैंने स्क्वायर कहा, रोम्बस नहीं कहा, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर आप दो रोम्बस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तब हम उन्हें सिमिलर मान सकते हैं, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कि अगर मैंने फिगर को 50% बढ़ा दिया तो सारी डायमेंशन 50% बढ़ गई, पहले डायमेंशन 4 थी, मैंने 50% का इंक्रीज किया, मतलब 2 इंक्रीज हो गया, तो अब डायमेंशन कितनी हो गई, 6। पहले पिक्चर में फ्रेम करवा दी थी 4x4 में, मैंने कहा नहीं थोड़ी बड़ी कर दो, कितनी, 50%, 4 का 50% कितना हुआ, हाफ हो गया ना, तो मैंने कहा 2% बढ़ा, 2 बढ़ा दो, तो 4+2, अब डायमेंशन कितनी हो जाएंगी, 6, तो अब फ्रेमिंग होगी 6x6 में, तो सारी पिक्चर, सारी डायमेंशन बढ़ गई ना, तो इसीलिए वो दो स्क्वायर्स क्या है, सिमिलर है। क्लियर हो गया, और इनमें रेशियो क्या फिक्स हुई, पहले वाला 4 था, अब 6 है, तो क्या हो गया, 2:3, ठीक है ना, S1 की और S2 दो स्क्वायर्स है, इनमें साइड्स की रेशियो क्या है, 2:3, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब, अब कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है बताओ, एक पेंसिल बॉक्स में पेंसिल रखना होता है तो कैसे रखते हो, ये पेंसिल बॉक्स है आपका, ठीक है, ये ऐसे पेंसिल बॉक्स ओपन किया हुआ है आपने इसको, समथिंग लाइक दिस, ये केस है, ठीक है, कुछ इस तरह से, अगर इसकी डेप्थ दिख पा रही है तो, राइट, अब इसमें पेंसिल को आपने रखना है, हाँ जी, तो कैसे रखेंगे इस पेंसिल को उठाकर, एज इट इज ना, है ना, लेंथ वाइज, लेंथ में फिट करेंगे, क्या मैं इस पेंसिल को वर्टिकल रखकर इसमें फिट कर सकती हूँ, नहीं, आपके मोबाइल का कवर, जहां पे उसके बटन है, जहां पे चार्जिंग पॉइंट है, वहां पर ही उसके कवर में होल होता है, तो उसको आप मैच करते हो, दैट इज व्हाट वी से आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, आपने एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर फिट करना है, ठीक है, और सबसे अच्छा एग्जांपल था, जैसे ब्लॉक्स होते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल ब्लॉक होता है, उसकी ना बच्चों को वो एक्टिविटी देते हैं ना कि शेप्स को एग्जैक्टली फिट करो, तो रेक्टेंगल ऐसा है, और ये उसका जो उसका होल बना हुआ है रेक्टेंगल का, और एक रेक्टेंगल ब्लॉक दिया हुआ है उसको, तो वो चाहेगा जो बड़ी लेंथ है वो इसके साथ फिट हो, है ना, तो इसे हम कहते हैं कि लेंथ को हमने लेंथ के साथ मैच किया, ब्रेड्थ को हमने ब्रेड्थ के साथ मैच किया। क्लियर हो गया, दैट वी से आर सिमिलर फिगर्स, ठीक है, दैट वी से आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है, जैसे कि अगर हमने ये ट्राइंगल लिखा लाइक दिस, या एक राइट ट्राइंगल में ड्रॉ करती हूँ, आसान होगा, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल रखा, और दूसरा राइट ट्राइंगल कुछ ऐसे बनाया है, अब मुझे इनको आपस में अगर फिट करना है,
तो इनके राइट एंगल्स को पहले मैं मैच करूंगी, अलाइन करूंगी। समझ में आ गया? तो कोशिश करेंगे कि राइट एंगल्स अलाइन हो, दैट वी से आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है ना? जो आपको लगता है कि आपस में मैच कर रही है या आपस में इक्वल हो रही है, उन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स है तो इक्वल होंगे, साइड्स होंगी तो वो मैच करेंगे या वो प्रोपोर्शन में आएंगे किसी के। क्लियर हो गया इतना? कॉरस्पॉन्डिंग समझ में आ गया? अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है, ट्राइंगल्स। ठीक है? ट्राइंगल सिमिलर कब मानेंगे? राइट? अब रेक्टेंगल्स टू सिमिलर क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर लेंथ भी सेम होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन से कम, और ब्रेड्थ भी सेम प्रोपोर्शन से। समटाइम्स हम क्या करते हैं, मैंने दो रेक्टेंगल्स ऐसे कर दिए, मैंने लेंथ को तो हाफ कर दिया, ब्रेड्थ को कुछ नहीं किया, तो क्या सिमिलर मानेंगे इस बड़े वाले को और छोटे वाले को? ब्रेड्थ को हाफ कर दिया, लेंथ उतनी रखी, या लेंथ इतनी रख दी, तब क्या इसको और इस बड़े वाले को सिमिलर मानोगे? ठीक है? और अगर मैंने मान लो लेंथ भी हाफ कर दी, ब्रेड्थ भी हाफ कर दी, देन विल से दे आर सिमिलर फिगर्स। समझ में आ गया ना? तो स्क्वायर में ये सब हमें मैनिपुलेशंस नहीं करनी पड़ती, दो स्क्वायर्स जैसे भी हो वो सिमिलर हो ही जाएंगे। ठीक है ना? दो स्क्वायर्स, दो सर्कल्स, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन बाकी के लिए देयर आर कंडीशंस टू बी टेकन केयर ऑफ। दो रेक्टेंगल्स को आउटराइटली मैं नहीं कहूंगी सिमिलैरिटी है। ठीक है? सबसे अच्छा है आप एक एनवलप लेते हो और एक पिक्चर लेते हो, तो हर बार वो पिक्चर उसमें एडजस्ट होती है? नहीं। है ना? आप देखते हो कि वो साइज उससे बड़ा हो, या जो भी आप उसका फ्रेम लेके आ रहे हो वो बड़ा हो तभी फिट हो पाएगा, वरना कटिंग करके उसको एडजस्ट करोगे, वो नहीं अलाउड है। उसके बाद आप कह सकते हो कि मैंने सिमिलर कर दिया, लेकिन एज इट इज हम कहें कि सिमिलर है, नहीं। बात समझ में आ गई है? ठीक है? तो रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल्स हो गए, आइसोसेलेस ही चाहे हो चाहे रोम्बस हो गए, आउटराइटली हम उन्हें सिमिलर नहीं बोल सकते। अब आते हैं हम ट्रायंगल्स में देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होती है। अभी मैं एक रूल समझाऊंगी, मैंने कॉन्ग्रुएंस में भी समझाया था, सिमिलैरिटी में भी समझा रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। ठीक है? इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी होती है हमने। ठीक है? ये है ट्रायंगल एबीसी, और एक छोटा वर्जन लिया, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है? मान लो दोनों सिमिलर है। अब कैसे? मतलब ये पी क्यू साइड एपी पर आएगी, क्यू आर साइड बीसी पर आएगी, मुझे ये नहीं पता। इसके बारे में बाकी सारी डिस्कशन जो कैसे सिमिलर होते हैं वो बाद में करेंगे। बट इफ आई से एंगल ए जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल पी के इक्वल है, तो एंगल बी किसके इक्वल हुआ? आर। ए क्यू के इक्वल है, सी पी के इक्वल है, तो बी आर के इक्वल हुआ। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो गए? ए के साथ मैच करने वाला क्यू, ठीक है, सी के साथ मैच करने वाला पी, और बी के साथ मैच करने वाला कौन सा हो गया? आर। तो ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं कहूंगी ना, नेम टू पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप कहोगे ए एंड क्यू, सी एंड पी, बी एंड आर। बहुत जरूरी है ये चीज, छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस लिखते हैं। और मुझे एंगल से पता लग गया कौन से सिमिलर है कौन से इक्वल है, मैं साइड्स कैसे बताऊंगी? ठीक है ना? सिमिलर आएगी, तो हमने अब नहीं लिखा हुआ ऐसे। ठीक है ना? तो आपको जब भी फिगर दिख रही है, एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, और एंगल क्यू के ऑपोजिट साइड कौन सी है? पी आर। तो बीसी और पी आर प्रोपोर्शनल होंगे, इनकी रेशो होगी जो वही सेम होगी। सी इक्वल दिया हुआ है पी के, तो सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। और पी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? सो ब्रॉडली मैं आपको क्या कह रही हूँ, जो आप अभी लिखोगे ये बाद में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आपने ब्रॉडली जो बात समझनी है, इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं, उनकी रेशियो फिक्स होती है, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दी है उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है? तो एक सिंपल सी बात मैं बोलती हूँ, एंगल्स के ऑपोजिट साइड, साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स, रेशियोज हमें पेयर बनाने हैं ना, तो जो इक्वल एंगल्स है उनके ऑपोजिट साइड्स, और जो इक्वल जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है या जो प्रोपोर्शनल साइड्स है उनके ऑपोजिट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी थी तो मैं इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मानती थी,
है ना। दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे इजी जो मुझे सिखाया गया था वो था एंगल के ऑपोजिट साइड, साइड के ऑपोजिट एंगल। अब वो सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। क्लियर हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इसी को बोला जाएगा 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये आपके ना पूरा एक्टिविटी सब मेंशन की हुई है। बीसी, हाँ, बीसी और आरपी पीआर में क्या फर्क है ना। बीसी बोला या पीआर बोला, बात तो एक ही बात की हो रही है ना। वो क्या होता है कि हम इस तरह से कर लेते हैं, हम लिखते हैं ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। तो ए सी क्यू पी मतलब बहुत टेक्निकल, सी बी और पी आर पे आ जाए कि हमने सी बी लिखना है तो पी आर लिखना है, अगर वैसे आ जाए तो अलग बात होती है, अदरवाइज ऐसे भी लिखते तो कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है। Quadrilaterals ABCD PQRS of figure 6.5 are similar। पेज 77 पे देखो ये लिखा हुआ है। दो स्क्वायर्स को तो सिमिलर किया ही हुआ है, लेकिन दो क्वाड्रिलेटरल्स में CD को 2.4 लिखा हुआ है तो RS को 4.8। पेज 77 द अबव, पहली वाली फिगर। 2.1 4.2 1.5 3 2.5 5। ठीक है। और पर एंगल्स भी सारे इक्वल हैं, 1:2 का रेशियो है और सारे एंगल्स इक्वल हैं। क्लियर हो गया इतना। बट नेक्स्ट उसने देखो पेज में लिखा है एक स्क्वायर और एक रोम्बस। एक स्क्वायर बनाया 2.1, सारी साइड्स चाहे इक्वल होगी, नेक्स्ट पेज 78 पर। सारी साइड्स चाहे डबल हो गई पर ये सिमिलर नहीं कहे जाएंगे क्योंकि इनमें एंगल्स इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया इतना। ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.1 करेंगे पहले और उसके बाद आएंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम, जो पेपर में कंफर्म्ड है, आती आती है। fill in the blanks using the correct given words in the bracket। All circles are similar, all squares are similar, all dashed triangles are similar, equilateral। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। प्रोपोर्शनल होती हैं लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, लेकिन हम फिगर कैसे करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है। इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड कॉरस्पॉन्डिंग होगी ना, वो प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। जैसे अगर मैंने ट्रायंगल एबीसी लिखा है और पी क्यू आर लिखा है तो मुझे क्या पता कि किस में रेशियो फॉर्म करनी है, ए बी और पी क्यू में ही क्यों बनेगी रेशियो। तो या तो हमें गिवन होगा या हम एंगल्स को देखेंगे। ठीक है। गिव टू एग्जाम्पल, टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सर्कल्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और स्क्वायर है। नॉन सिमिलर फिगर, टू रेक्टेंगल्स भी हो सकती हैं, है ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। नॉट सिमिलर बाय एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये असर्शन रीजनिंग में आ जाता है। फोन कर उसे, आने वाली होगी, ये वहीं से पिक कर लेना। तो बाकी ना इसकी सारी बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे थ्योरम 6.1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ना रोज दिन में 2 या 3 बार लिख लेकर रट्टा मार लेना इसको।
उससे थोड़ी सी इलाबोरेट है। पिछली वाली थ्योरम तो बहुत इजी थी, कुछ ज्यादा थी नहीं, ये इलाबोरेट है, कुछ चीजें यूज होती है, पर एक ही चीज याद रखना, मैं आपको स्टोरी की फॉर्म में याद करवा दूंगी, मतलब उसी स्टेप्स में इसको लिख लेना, ठीक है, और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। कोई बात नहीं, आप देखते हैं, यहाँ सितंबर तक रहना फिर उसके बाद बात करना। डरने वाली बात नहीं है। ट्रायंगल पता है क्या होता है, आपने विजुलाइज ठीक से नहीं करवाया हो, या रट्टे मरवाए होते हैं, है ना, फिगर में, कि बस इसको ऐसे ऐसे प्रूफ को याद कर लो। वो क्या होता है, कुछ डिफरेंट आ गया तो हमें समझ नहीं आता करना क्या है, कुछ नहीं है। कितने टाइम तक फ्री होगी, ये क्या मतलब बना। सिमिलैरिटी ऑफ, हाँ, तो आएगा। थेल्स थ्योरम, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं थ्योरम 6.1, ठीक है। पहली बात तो मैं बोलूंगी बीपीटी, लिखना कभी नहीं है, ये 3 वर्ड्स हमेशा लिखने हैं, कोई पेन नहीं खसने वाला तुम्हारा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे बीपीटी लिखोगे, पेपर में लिख कर आओगे और नंबर गवाओगे बस। वो आधे आधे नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप लिखोगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, कि जिस मैथमेटिशियन ने इसको दिया था उसके नाम पर इस थ्योरम को बोल दिया, लेकिन आपने इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही लिखना है। थेल्स थ्योरम तो एक रेफरेंस है, कभी असर्शन रीजनिंग में कुछ दिख गया तो, ठीक है। सो वी हैव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसकी होती है एक स्टेटमेंट। सो वी हैव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इसकी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आता है स्टेट एंड प्रूव। स्टेट का मतलब है एक नंबर की वो स्टेट नंबर है, ठीक है, तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, इसे हम लिखेंगे, रट्टा जैसे मर्जी मार लो, मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है, और इतनी इतनी हिस्ट्री याद करते हो, तो इस चैप्टर की एक एक थ्योरम भी तो हम याद कर सकते हैं। इफ अ लाइन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. ये तो है स्टेटमेंट, अब इसको समझना है। तो पहली चीज तो, ये किसके बारे में बात की जा रही है, एक ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल एबीसी, इसकी कोई भी एक साइड, हमारा विजन क्या होता है ना, वो वर्टिकल, मतलब थोड़ा सा हमारा स्ट्रेट विजन होता है, तो हमने बीसी को ही चुना उस साइड में, ठीक है ना। तो बीसी को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। अब जो बीसी को लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाएगी, वो ट्रायंगल के अंदर ही होनी चाहिए। तो कुछ क्या करते हैं कि मैंने तो बीसी को साइड ऐसे ड्रॉ कर लिया, अब बताओ, ट्रायंगल के बाहर नहीं, कहा कहा उसने कहा है कि उस लाइन को आपने कैसे ड्रॉ करना है, विच इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट क्यों, हमने कहा इंटरसेक्ट करनी है, तो कुछ चालू बच्चे होते हैं कहते हैं हमने ऐसे इंटरसेक्ट करवा दिया, अब बोलो, तो वो भी हमने पॉसिबिलिटी को आपको नहीं दिया, कि जब ये थ्योरम हम लगाना चाहते हैं, हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स डिस्टिंक्ट होंगे, तो वो पॉइंट ए नहीं होगा, ट्रायंगल के बाहर लाइन नहीं पैरेलल होगी ड्रॉ, ना ही वो यहां पर होगी, वो बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करेगी, उस पॉइंट को मैंने डी और ई नेम दिया। सो लाइन को ड्रॉ किया है, कैसी लाइन है वो, पैरेलल है,
टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, किसी भी एक साइड को, क्योंकि हमारा विजन थोड़ा स्ट्रेट वाला होता है तो हम बीसी को ही लेते हैं, हमने एबी को नहीं लिया। एबी को लेकर भी वो प्रूफ जो है बिल्कुल चलेगा हमारा, पर हमने बीसी को लिया है। और वो क्या करेगी, लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है उसको, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो उससे क्या होगा, द अदर टू साइड्स, जो बाकी की दो बची हुई साइड्स हैं, इनकी रेशियो आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब जो एडी अपॉन बीडी है इज सेम एज एई अपॉन सीई। बाकी दो साइड्स के दोनों हिस्से हो गए, उन दोनों हिस्सों की रेशियो आपस में सेम है। दिस इज समवॉट एक्सटेंशन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ओनली। मिड पॉइंट में वो मिड पॉइंट्स थे, ठीक है ना। तो आपस में 1:1 की रेशियो हो गई, और यहां पर रेशियो कुछ भी हो सकती है। आप उसको 1/3 भी कर सकते हो, आप कोऑर्डिनेट में किया है ना, 1/3 की रेशियो में डिवाइड कर दो, तो वही चीज यहां पर है। 1/3 भी डिवाइड कर सकते हो, 1/4 भी कर सकते हो, 1.1 1:1 भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये एक उसका जनरलाइज्ड वर्जन है। मिड पॉइंट तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे जाती है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये 1:1 की रेशियो भी दे सकता है, 1:2 की रेशियो भी, 2:3 की रेशियो भी, 4:5 की रेशियो, कोई भी रेशियो दे सकता है। क्लियर हो गया। जो ये इंटरसेक्शन है कोई भी रेशियो दे सकता है, समझ में आ गया। लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इनमें वर्ड थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपको पूरी स्टेटमेंट ये लिख कर आनी है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं इसके प्रूफ पर। ठीक है, आज की क्लास में इसका प्रूफ ही होगा। नहीं, जरूरी नहीं, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ क्योंकि थ्योरम है, तो पहले तो स्टेट एंड प्रूव अगर आएगा तो हमेशा गिवन टू प्रूफ स्टेटमेंट पहले लिखनी है, फिर गिवन टू प्रूव लिखना है। अब तुमने मुझे कहा है कि वो ट्राइंगल आइसोसलेस है, लगता है, बिकॉज हमारा विजन या तो ट्राइंगल इक्विलेटरल बनेगा या आइसोसलेस बनेगा, तो थोड़ा सा कुछ ऐसे बना लो ताकि तुम्हें लगे कि वो आइसोसलेस नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी। तो गिवन हम क्या लिखेंगे, जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है अभी हमें, ट्रायंगल एबीसी। इसमें हमने क्या ड्रॉ किया, एक लाइन जो पैरेलल है, डीई पैरेलल टू बीसी। बस यही चीजें दिख रही हैं, इतना ही हमें गिवन है। प्रूव हमें यहां से करना है, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई। अब इतनी सी चीज से हम प्रूव नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो पहली चीज याद रखो, ये प्रूफ कैसे होगा। इसके पीछे जो प्रूफ के पीछे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है, मतलब आपने जो चीज याद करनी है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में मेरे पास क्या नहीं है, हाइट। तो पहले मैं हाइट ही ड्रॉ करूंगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम डी ड्रॉ डीएम perpendicular to AC, from E draw EN perpendicular to A। अब क्योंकि जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है वो डॉटेड होती है, तो आपने डॉटेड ज्वाइन कर देना है उसको। और इसके बाद BE और CD को भी ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन BE एंड CD। अब इस थ्योरम को पहले लिख लो, ये सारा गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। तो इसके प्रूफ में ना स्टेप बाय स्टेप याद रखना, मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज होगा, कौन से ट्राइंगल्स, वो कैसे आएंगे, उसे कैसे याद रखना है, जैसे मैंने याद रखा था, सच में कह रही हूँ। ठीक है, वही तो कह रही हूँ, कौन सा। हाँ, स्केलिन तो कोई भी हो सकता है, ट्राइंगल स्केलिन इक्विलेटरल किसी में भी ये यूज होगा। एनी ट्राइंगल, राइट एंगल ऑब्ट्यूज एक्यूट, कोई भी ये थ्योरम प्रूव होगी होगी हर एक में। तो मैंने कोई जनरल कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल नहीं कहा है, हमने जनरलाइज किया है इसको। नहीं,
हाँ बिल्कुल सही। स्पेसिफिक कभी नहीं आता, थ्योरम वही होती है जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। जैसे बस एक ही है। पूरे पूरे आपकी पूरी सिलेबस में एक ये थ्योरम है। सर्कल्स की तो वैसे ही प्रूव हो जाती है, जैसे चलते फिरते ही प्रूव हो जाएगी। ये समझाऊंगी भी नहीं तब भी आप कहोगे कि मैम ये प्रूव हो गया, वैसी थ्योरम है सर्कल्स की। और यही एक है जिसमें कंस्ट्रक्शन थोड़े बहुत इधर उधर के फॉर्मूला हम लगाने हैं, और एक लौती यही है। हाँ, आज से कोविड से पहले यू हैड इसका कन्वर्स ऑल्सो, यू हैड पाइथागोरस थ्योरम, उसका कन्वर्स। बहुत सारी थ्योरम्स थी, मतलब बहुत सारी, 3-4 थ्योरम्स थी। तो बहुत इजी कर दी ज्योमेट्री है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और जितनी नाइन्थ में ज्योमेट्री मुश्किल थी, उतनी ही ये इजी है, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक है। जैसे कोऑर्डिनेट मैंने करवा दी, उसके बाद आपको क्या लगता है कुछ और है उसमें? आप कोई भी एक बुक उठा लो, आपको लगेगा सब कुछ उसमें किया हुआ है। लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकती है, सोचने में टाइम लग सकता है कि कैसे करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये फॉर्मूला नहीं, कुछ नई चीज यूज कर रहा है। बहुत कम क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब मैंने कहा था प्रूफ करना है, एक तो ये प्रूफ को अपने पास रखना, इस पर आंखें लगाई रखो कि मुझे ये प्रूफ करना है। और मैं यूज कर रही हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम याद करेंगे कौन से ट्रायंगल लेने हैं। ठीक है, तो देखो मुझे एडी और बीडी है दिए हुए एक साइड पर, और दूसरी पर एई और ईसी दिया हुआ है। तो जो एडी के साथ एक ट्रायंगल बनता है, पहले मैं उसको लूंगी। ट्रायंगल ए डी ई, ई परपेंडिकुलर है वो तो बता, ए डी ई। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये प्रूफ स्टार्ट हो गया। एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आप फॉर्मूला लिख दोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया क्या हो सकता है? मैंने एडी, क्योंकि मुझे एडी दिया हुआ है ना, तो मैंने लिखा हाफ इंटू एडी। और इस एडी पे परपेंडिकुलर कौन सा आया था? ई ए। ठीक है, क्या इस ट्रायंगल का एरिया किसी और वे में निकल सकता है? एडी के बिल्कुल सामने बैठा क्या दिया हुआ है हमें? ए। इस ट्रायंगल की साइड ए ई बी है। ठीक है, तो हाफ इंटू ए ई इंटू ई, सॉरी डी एम। ठीक है, मैंने कहा था ट्रायंगल के एरियाज यूज होंगे, उसी के फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, तो मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। अब कौन सा ट्रायंगल जो मेरा प्रूफ है ना, जो उसको चीज मुझे रेशियो प्रूफ करनी है, उसी से मैंने ट्रायंगल्स फॉर्म किए। तो मेरे पास आया एडी, मैंने ट्रायंगल एडीई लिया, एई और ए एडीई लिया, और कोशिश की मैं वो ट्रायंगल लूं जिसमें हमारे पास ऑल्टीट्यूड भी सेम आए जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। दैट्स व्हाई आई टुक ट्रायंगल एडीई। ये वाला देखो, एडीई में एडी बेस ई एन ऑल्टीट्यूड, एसी बेस एई बेस डीएम ऑल्टीट्यूड। ठीक है ना? अब आपने एक और ट्रायंगल लेना है, तो जो मैं अभी इतना बोली हूं आपको पता है उसके हिसाब से कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बेस कौन सा चाहिए? बीडी चाहिए होगा, है ना, क्योंकि मुझे इसकी थ्योरम लेकर है। तो मैंने बीडी लिया। ठीक है, बीडी के साथ ऑल्टीट्यूड ई एन आएगा, तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? बीडीई। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बीडी इंटू ई एन। बात समझ में आ गई है? ये याद रखने का वे है, एक बार समझो, इसको स्टोरी की तरह याद रख लो कि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कर रही हूँ। 4 ट्रायंगल्स लेने हैं, उनका हिंट कौन सा है यहां से याद करेंगे। एडी के साथ बीडी, तो एडी लिया तो एडीई, ई एन इज द ऑल्टीट्यूड। तो बीडी के साथ लिया बीडीई, ई एन इज द ऑल्टीट्यूड। अब आप बता सकते हो फोर्थ वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ईसी होगा, है ना? तो ई सी डी, बिल्कुल ठीक है, याद हो गया ना? हाफ इंटू ईसी इंटू ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? क्या? हाँ हाँ, ये तो पैरेलल गिवन है बेटा। डी सी और ई एन जरूरी नहीं। तो उसका मतलब पता क्या हुआ? ये 90 तुम कह रहे हो, ये भी 90 हो, जरूरी थोड़ी है। जरूरी नहीं होता, वो शेप ऐसी होती है। बाय डिफॉल्ट हम ट्रायंगल वो बनाते हैं जो हमें लगता है आइसोसलेस। देखिए ये भी आइसोसलेस है अगर इस तरह से देखोगे तो, है ना? हाँ,
इसीलिए हम बाई डिफॉल्ट बनाते हैं वो ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस या इक्विलेटरल लगे, पर ये जनरलाइज हर किसी ट्रायंगल में। क्लियर हो गया? अब हमें एडी और बीडी रेशियो में चाहिए ना, तो मैं क्या करती हूँ, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल को डिवाइड कर देते हैं। तो मेरी 4 इक्वेशंस बनी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 इनको डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि रेशियो चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एडी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बीडी इंटू ई। ये हो गया, ये हाफ कट गया। अब एक और चीज करेंगे फिर इसके बाद। और क्या करेंगे फिर? फ्रॉम इक्वेशन 2 और 4, है ना? So from equation 2 and 4 we will have area of triangle। अब देखो ADE ऊपर रखना है, ये नहीं हमने ECD को रख दिया। जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड में बनाई थी वैसे ही ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD हाफ इंटू AE इंटू DM हाफ इंटू EC इंटू D। तो ये DM कैंसिल, हाफ कैंसिल। क्लियर हो गया? तो अब मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई किसके इक्वल है? एडी अपॉन बीडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी किसके इक्वल है? एई अपॉन ईसी। सी लिख दो या ईसी। ठीक है, क्लियर हो गया? इनकी राइट हैंड साइड को हमने क्या प्रूव करना है? इक्वल। अब एक यूक्लिड पढ़ा था हमने, है ना? अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। अब इसको हमें इक्वल करना है, इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दो। ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को स्टडी करो। ट्रायंगल एडी, ट्रायंगल एडी दोनों न्यूमरेटर सेम है, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को भी सेम करना चाहिए। डिनोमिनेटर्स में दिया हुआ है ट्रायंगल बीडीई का एरिया और दूसरा है ट्रायंगल ईसीडी। इन दोनों के एरियाज को सेम करना है। तो ये चीज ना आपने 9th में नहीं की थी, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ये चैप्टर आपको डिलीटेड था। अगर किया होता तो आपको समझ में आता कि दोनों एरियाज इक्वल है कैसे। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस, ये रूल है। अब इस रूल को चाहे आप कैसे लिखोगे, मतलब यहां पर ये समझो पहले तो, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। चैप्टर 9th था पहले वाली बुक में, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, वहां पे ये सारी चीज डिटेल में करते थे कि दो ट्रायंगल्स का अगर बेस सेम हो और वो विद इन सेम पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती हैं। विद इन सेम पैरेलल लाइंस का मतलब है उनकी हाइट भी सेम हो गई, बेस भी सेम है, उनकी हाइट भी सेम है, तो एरियाज की न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये रूल होता है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। इसे याद करना है। अब इसको याद ही करना पड़ेगा, 9th में इसको नहीं पढ़ाया गया, डिलीट किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, ये जो जो ट्रायंगल्स हैं बीडीई, ठीक है, जैसे बुक में लिखा हुआ है ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल ईसीडी आर ऑन सेम बेस। कौन सा बेस सेम लग रहा है आपको इन दोनों में? डीई, आर ऑन द सेम बेस डीई। और पैरेलल लाइंस कौन सी थी? डीई एंड बीसी। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस
DE and BC, देयरफॉर, ये तो मैं सेकेंडरी आपको समझा रही हूँ, लिखो चाहे ना लिखो ये आपकी मर्जी है, जैसे बुक में लिखा हुआ है ना, ट्राइंगल BCD, BDE and DCE are on the same base DE and between the same parallels BC and DE, therefore area of triangle BDE is same as area of triangle ECD। वो चार इक्वेशंस ली थी हमने पहले, तो इसको मैं नंबर 5 दे देती हूँ, इसको नंबर 6 और इसको नंबर 7। अब कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। अब वो हम अपने दिमाग में समझते हैं कि मैंने कहा इनके न्यूमरेटर्स तो सेम है और जो डिनोमिनेटर्स है वो भी नंबर में सेम है, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। मैं ट्राइंगल्स को सेम नहीं कह रही हूँ, मैं उनके एरिया को सेम कह रही हूँ। तो 20 का एरिया हाफ इंटू 10 इंटू 4 करके भी आता है, समझ में आ गया। 20 का एरिया अगर मुझे चाहिए तो हाफ इंटू 10 इंटू 4 भी आएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 5 भी आएगा। तो मैं वो 20 सेम कर रही हूँ, मैं साइड्स को सेम नहीं कर रही हूँ। बात समझ में आ गई। आई एम सेइंग दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, हेंस देयर एरियाज आर इक्वल। तो देखो ना, इनके न्यूमरेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर्स का नंबर भी सेम हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम होगी, बस इसमें लिख देंगे फ्रॉम 5 6 एंड 7। तो ये तो चीज आपको मैंने थ्योरम समझाई थी, अब आ जाएगा फ्रॉम 5 6 7। बस बुक में इतना ही लिखा हुआ है, फ्रॉम 5 6 7 आप लिख दोगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। ये पेपर में आ जाती है, इसको क्विकली रिप्ले कर लो, इसका कन्वर्स मैं समझा दूंगी होता क्या है। वो आ सकता है, नहीं कन्वर्स नहीं आएगा क्योंकि दिया ही नहीं हुआ। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, लगता है जब याद करोगे ना इसको। आपने 4 एरियाज निकाले, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज किया, ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए, और DE और BC ऑपोजिट वाले जो पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो हमारे वर्टिसेस हैं पैरेलल लाइंस के, उनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक होगी बात ये। अब क्या करना है, 4 एरियाज लेने हैं हमने 4 तरह से, ADE का 2 बार और फिर BDE का और CED का। वो कैसे याद रहेगा, AD और BD चाहिए, AE और CE चाहिए। समझ में आ गया। मैं सिर्फ क्विक रिप्ले कर रही हूँ कि इस थ्योरम को याद कैसे करना है, इसके स्टेप्स को याद कर लो, एरिया का फॉर्मूला यूज होगा। तो मैंने ADE को 2 बार लिया, फिर मैंने लिया BDE और फिर लिया DEC। क्लियर हो गया। वो क्यों लिया, कैसे याद रखूंगी उसको, कि AD और BD की रेशियो लेनी थी, तो मैंने यहां से AD और फिर BD को पिक किया, फिर मैंने AE और CE को पिक करके ट्राइंगल्स फॉर्म किए। कंफ्यूजन वहां से रिजॉल्व हो जाएगी, कौन सा ले ट्राइंगल, EC वाला लेना है जिसमें EN परपेंडिकुलर हो, तो आप ये वाले पे ही जाओगे। समझ में आ गई। 4 तरह से एरिया निकालिए, 4 एरियाज निकालिए। अब रेशियो फॉर्म करनी है, तो इस वाले ट्राइंगल AD और BD जिसमें आएगा ना उसकी रेशियो फॉर्म कर लेंगे, उन 2 ट्राइंगल्स की। और जिसमें AE और EC आएगा उन 2 ट्राइंगल्स की रेशियो फॉर्म कर लेंगे। तो मेरे पास ये फिगर आ गई, ये 2 इक्वेशंस आ गई। फिर तीसरी चीज जो मुझे यूज करनी है इसमें, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, जो मैंने नहीं पढ़ी है उसको रट्टा ही मारना होगा, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो अब मैं सिर्फ इतना करूंगी कि मुझे इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, दे आर ऑन द सेम बेस DE बिटवीन द पैरेलल लाइंस, एक ही सेट है DE एंड BC, देयरफॉर एरियाज आर इक्वल। और हेंस यहां से हम फॉलो कर लेंगे कि AD BD और AE EC की रेशियो सेम है, हेंस प्रूव्ड। पर बात वही हो रही है, 3 4 बारी कर लेना, सच में एक ही थ्योरम है, पूरी ज्योमेट्री में एक थ्योरम है और कुछ नहीं है, मतलब इस चैप्टर में यही एक थ्योरम है, बाकी और किसी चीज को वहां पे तो AS से भी था ना आपको प्रूव करना एग्जाम, ये भी नहीं है वहां पर, रखा था ना, ये और भी रखा है, फिर जब 2 3 बार पढ़ लोगे। समझ में आ गया इतना सबको। अब इसका कन्वर्स सिर्फ आपको समझाती हूँ क्या है, आपने वो प्रूव नहीं करना, ठीक है। कन्वर्स क्या होता है, अब कन्वर्स कहता है कि मान लो आपको रेशियो सेम दी हुई है, ये ट्रायंगल है अपना, A B
ABC, और इसमें कोई लाइन ऐसे ड्रॉ की हमने DE such that AD upon BD is same as AE upon CE. If this is true, therefore lines are parallel. कन्वर्स इसका प्रूफ है। एक होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक होता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपने ध्यान देना है कि हमने यूज क्या किया है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या कन्वर्स। जैसे याद होगा मैंने कहा था मिड पॉइंट होता है, एक होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो अगर मुझे मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो लाइंस पैरेलल है, और अगर लाइंस पैरेलल है तो वो मिड पॉइंट है। क्लियर हो गया? तो ऐसे यहां पर कहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, if a line divides any of the two sides of the triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं कन्वर्स। क्योंकि इसका प्रूफ नहीं है तो इसकी स्टेटमेंट भी बहुत कम आती है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये कहाँ काम आता है? असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में। कैसे बताती हूँ, हो गया, ये लिख लिया, लिख लिया ना कन्वर्स। अब मैं बताती हूँ इसमें मैं क्यों इस पे एम्फोसिस दे रही हूँ कि कन्वर्स लिखना और नहीं लिखना। क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, कर दो, है ना? आपको दिया होगा एजर्शन में ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनाकर, यहां पर मैं लिख रही हूँ DE इज पैरेलल टू BC, और मैं रीजन में लिख रही हूँ drawn parallel to any one, hence लिख रही हूँ यहाँ पर parallel to any one side of a triangle, then to intersect the other two sides in the same ratio, then the other two sides are divided in the same ratio. क्या मार्क करोगे इसमें? ABCD। ए होता है assertion रीजनिंग दोनों ट्रू है, रीजनिंग एक्सप्लेन्स assertion। बी होता है assertion रीजनिंग बोथ आर ट्रू, रीजनिंग डज नॉट एक्सप्लेन assertion। assertion is true, reasoning false, C। assertion false, reasoning true, D। ए सब गलत है। क्यों? आपने यहां पर क्या लिखा? आपको पता है AD और BD की रेशियो इज सेम एज AE अपॉन EC की रेशियो, तो हेंस आपने प्रूव किया द लाइंस आर पैरेलल। ये है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आया? जिसमें आपको रेशियो सेम दी है, आपने तभी कहा कि लाइंस पैरेलल हैं। और ये जो रीजनिंग है ये बोल रही है अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत थोड़ा सा फर्क है, असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आता है ना, सब गलत करते हैं। समझ में आ गया? तभी कन्वर्स में अलग से समझाकर कहती हूँ कि मिड पॉइंट में मैंने बार बार आपको समझाया था कि इफ लाइंस आर गिवन, मिड पॉइंट्स आर गिवन, तब हम बोलते हैं कि लाइंस आर पैरेलल, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। बट अगर हमने एक मिड पॉइंट से स्टार्ट किया और पैरेलल चले तो इसका मतलब वो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसका आंसर बी होगा, बोथ आर ट्रू बट रीजनिंग डज नॉट एक्सप्लेन assertion। ये क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि रेशियो सेम है, और ये कह रहा है कि पैरेलल होगा तो रेशियो सेम होगी, पर यहां मैं कह रही हूँ रेशियो सेम है इसलिए पैरेलल है। ये बीपीटी, ये कन्वर्स है, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज कर रही है, और ये बीपीटी है। बीपीटी लिखना मत कभी भी, ऑलवेज राइट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पेपर में भी मत लिख कर आना, और यहाँ पे भी मत लिखना। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास है अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और आज के लिए बहुत है ये। चलो।